बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि नया आने वाला बजट कैसा होगा, आवाम को क्या रिलीफ फराहम किया जाएगा। वबा के इस दौर में जब एक तरफ हमारे सामने बीमारी है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तंगदस्ती है, तो हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत इन मुश्किलात और इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगी? क्या नए टैक्स आयद किए जाएंगे? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के में इजाफे के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी? अर्शिया खुर्दो नोश की कीमतों की बात की जाए, क्या उनमें इजाफा किया जाएगा या कमी की जाएगी? तरक्याती बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या इजाफा किया जाएगा या रकम ज्यादा सेहत के लिए मुख्तस की जाएगी? ये तमाम सवालात वो हैं जो आवाम के जहनों में हैं और आवाम ये कोविड-19 की वजह से और जो मईशत की हमारी सूरत हाल है इससे परेशान है और ये इन सवालों का जवाब जानना चाहती है। 12 जून को मुतवक्के है कि बजट पेश किया जाएगा, इससे पहले काबीना से मंजूरी होगी इसकी। आज इसी पर बात करेंगे और आज हमें ज्वाइन करेंगे पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ ज्वाइन करेंगे हमें मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इनका साथ देंगे आबिद सुलेरी साहब, सीनियर माहिर मुआशियात हैं, गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम बातों पर। मैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से आगाज़ करना चाहूँगा गुफ्तगू का, फिर तीनों जो दोनों मौज़िज़ मेहमान गिरामी हैं उनकी जानिब आऊँगा। मिर्ज़ा साहब, कैसे देखते हैं ये आने वाला बजट? बड़ी अनसर्टेनिटी है, एक तो ये बजट कैसा होगा क्योंकि वबा का ये दिन है और हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना है, अवाम भी मसाइल का शिकार है, तो किस तरह से देखते हैं कि आने वाला बजट किस तरह का होगा? हाँ, देखिए, बड़ा दिलचस्प, बड़ा मिलियन डॉलर सवाल आपने कर लिया। सवाल ये है कि कोरोना कोविड-19 के बाद ये पहला बजट है। वो कोरोना वायरस जिसने दुनिया की अंदाज बदल दिए हैं, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है, रहने के तरीक़े बदल दिए हैं, तरजीहात बदल दी हैं, उसके लिए जो आप बजट बनाने जा रहे हैं वो हुकूमत का पहला बजट होगा। यकीनन हमें इसमें हेल्थ केयर को फ़ोकियत देनी होगी, तरजीह देनी होगी, उसके लिए ज़्यादा एलोकेशंस हमें करने पड़ेंगे। 1% से भी हम पहले तो काम चला लेते हैं हेल्थ पे। मैं समझता हूँ इन हालात में जहाँ ज़िंदगियाँ दांवों पे लगी हुई हैं, हमें हेल्थ केयर के लिए बजट बढ़ाना होगा। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शायद हमें कम करना पड़े, तरक्याती मंसूबों की जो फंड्स हैं उसको शायद कम करना पड़े। लेकिन हमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी एज ए बिजनेसमैन या साबिक सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से साबिक सीनियर नायब सदर, मैं एक एडवाइस करूँगा बिहार को भी। नौशीन अमजद साहिबा बहुत ही ज़की, फ़हीम, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एक चेयरपर्सन है और बड़ा तजर्बा रखती है कि अब ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनेंगी, उनको सपोर्ट होगा, आप तो जाके सर्वाइवल है। ग्रोथ ओरिएंटेड में ऑलरेडी हमारी वर्ल्ड बैंक, IMF बात कर रही है माइनस की, कि हमारी नेगेटिव ग्रोथ आएगी। तो जब नेगेटिव ग्रोथ फोरकास्ट की जा रही है 1.5% की, तो कुछ बचता ही नहीं है इसके माने। तो उसको काउंटर करने के लिए मेरी एडवाइस है कि आप उन सेक्टर्स को जो आपके अपने हैं, जिनके वसाइल आपके अपने हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें लाइव स्टॉक है, जिसमें डेयरीज़ का है, जिसमें फिशरीज़ का है और जिसमें IT सेक्टर का है, इन सेक्टर्स को आप फोकस करें। उसके लिए बेहतरीन पॉलिसी दें, बेहतरीन इंसेंटिव दें। और ये वो सेक्टर हैं जो इंडिजिनस हैं, जो हमारे अपने मुकामी हैं। हमने कुछ चीज़ इंपोर्ट करके ये नहीं करनी, इन सब चीज़ों को की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इंसेंटिव्स दें तो आप कुछ अपनी ग्रोथ को माइनस से शायद निकाल पाएँ। नहीं तो माइनस ग्रोथ के माने तो ये है कि 1,80,00,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 10 लाख यूनिट बंद होंगे, 2-3 लाख मिर्जा लोग साहब, जो आप क्या बाहर से आ समझते रहे हैं, हैं, जिसमें इंसेंटिव दिया 60,000 जाएगा? और अगर दुबई में इंसेंटिव दिया रजिस्टर जाएगा करा तो वो चुके किस हैं। हद तक दिया जाएगा? देखें, यह बात तो मैं मानता हूं और मैं खुद गर्ज नहीं होना चाहता कि हुकूमत के पास जितने वसाइल थे उन्होंने जेब में हाथ डाल के सब निकाल के दे दिया। स्टेट बैंक ने भी जो डेली वर्जर्स की सैलरी और तनख्वाहें पे करने के लोन है 3% के ऊपर, वो उन्होंने दिए हैं। कंडीशंस भी सॉफ्ट कर दी हैं, स्मॉल मीडियम स्केल को भी दे रहे हैं, तो वो भी दे रहे हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट फाइनेंस की भी रिलैक्सेशंस उन्होंने की हैं, दूसरे बहुत से स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को दे रहे हैं। तो इसी तरह FBR ने तकरीबन 100 बिलियन का एलोकेशन करके तकरीबन 80 बिलियन उन्होंने एक्सपोर्ट सेल टैक्स रिफंड वापस करे, उन्होंने रिबेट वापस, और DLTL स्टेट बैंक ने
अपना प्राचा साहब हैं और सालिम सलीम साहब हैं, उन्होंने खुल के दिए हैं और इसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हुआ है, डायरेक्ट अकाउंट्स को क्रेडिट हुए हैं। और मेरे जो एक्सपोर्टर दोस्त हैं वो कहते हैं हमें यकीन नहीं था इस तरह से पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे, और उन पैसों ने 2 महीने हमारे लिए सांस दे दी, ऑक्सीजन दे दी है। मार्च एंड अप्रैल हमने तनख्वाहें दी हैं, रिट्रेंचमेंट भी नहीं किया है, लेकिन अब मई में हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी कि मई फिर जून और जुलाई हम बंद करे हुए घर बैठा की तनख्वाहें दे सकें। ये बहुत बड़ा ये एक मुश्किल टाइम पीरियड है, जरूर इसमें हुकूमत को इस हवाले से पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। अहमद जवाद साहब की जानिब मैं जाऊंगा। अहमद जवाद साहब, क्या देख रहे हैं, आवाम बड़ा एक्सपेक्ट कर रही है क्योंकि एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आवाम की एक्सपेक्टेशन अब ज़्यादा बढ़ गई हैं, लॉकडाउन के बाद आपके सामने हैं हालात। आवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बजट में उनके लिए रिलीफ होगा, तो कोई खुशखबरी आपके पास है रिलीफ से मुतल्लिक? देखें, हम रिलीफ का लफ्ज़, मेरा ख्याल है अगर उसकी बजाय अगर हम लफ्ज़ ये इस्तेमाल करें कि सरवाइव हमने कैसे करना है। जो कोरोना से पिछले 3 महीने से आप देखें कि पाकिस्तान, एक हुकूमत जो होती है, एक मुल्क जो है, उसकी कमाई का जरिया क्या है? या तो वो कारोबार से जो टैक्सेस कलेक्ट करती है उससे कमाती है, या एक्सपोर्ट्स जो करती है उससे वो कमाती है। अब ये कमाई तो पिछले 3 महीने से जो है वो ना होने के बराबर है। इसके अलावा हुकूमत पे जो एडिशनल बर्डन जो है, जो चाहे वो एहसास प्रोग्राम के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, या एक रेगुलर और कंटिन्यूसली जो प्रोवाइड किया जा रहा है रिलीफ एक गरीब आदमी को, वो एक अलग से हुकूमत के ऊपर बोझ आ गया। अब मेरा ख्याल है कि इस बजट की डिस्कशन को का कहीं से भी हम ये नहीं आगाज कर सकते कि रिलीफ और गुड न्यूज क्या है। मैं तो ये कहूंगा, जिस तरह से मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने भी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, कि हमने ये देखना है कि हम इस बजट में अपने आप को सरवाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। और एक ऐसे वक्त में कि जबकि हमें अगर हम डोनर्स के हवाले से अगर देखें तो हमें ये अब अज्यूम कर लेना चाहिए कि वो वक्त दूर नहीं है कि हमें डोनर्स के बगैर सरवाइव करना होगा। अगर हम ये समझते हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट से अगर कमाएंगे तो आप वो भी अभी उसमें टाइम लगेगा, दोबारा से इंडस्ट्री बिजनेस सब कुछ खड़ा करना पड़ेगा, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत की इस वक्त कमाई तो कोई नहीं है। तो इसलिए हुकूमत इस वक्त जो है, मेरा ये ख्याल है कि ये एक बड़ा अनकन्वेंशनल, बड़ा अनट्रेडिशनल, एक आउट ऑफ बॉक्स बजट होना चाहिए, जो कि रिलीफ या गुड न्यूज पे नहीं बल्कि सर्वाइवल और इस चैलेंज में से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हम निकाल सकते हैं, एक आम आदमी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, और जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है जो कि यकीनन एग्रीकल्चर है, वो आईटीबी है, वो नौजवान है। 70% इस मुल्क में 35 साल से कम उम्र के लोग जो हैं, 70% वो नौजवान है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। अब आपने इन नौजवानों को किस तरह से इस ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करना है। आपने एग्रीकल्चर, जो कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है, अगर हम पिछले 50 साल में अगर देखें तो वो एक डिक्लाइन है, और उसकी वजूहात भी बड़ी क्लियर हैं। हमें अपनी एग्रीकल्चर में अगर रिफॉर्म्स लेके आते हैं, अच्छी रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। कोरोना हो या ना हो, आपकी जरखेज जमीनें मौजूद हैं, आपके नहरों में पानी मौजूद है, आपका किसान मौजूद है, आपके मौसम मौजूद हैं, यानी एग्रीकल्चर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, इसलिए ये वो अपॉर्चुनिटी है कि जिसके ऊपर सारी तवज्जो मरकूज करके, और इसके साथ साथ नौजवानों को ऐसी कोई उनको एंटरप्रेन्योरशिप की और ऐसे कोई पैकेजेस बनाए जाएं जो कि नौजवान जो एक प्रोग्राम है उसमें वो किया भी जा रहा है। ऐसे पैकेजेस लेके आए कि जिससे नौजवानों को हम इस ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकें, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या वो सर वो पैकेजेस तो आपने लाने ना, आप लोगों ने पॉलिसी देनी है, आप लोगों ने प्लान बनाना है, आप लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंट कराना है। हमारे पास एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, यकीनन आप सही कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो जा सकते हैं, लेकिन बात ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप की डायरेक्शन, उसमें फंड देना तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है।
जी बिल्कुल, हुकूमत को देखें सपोर्ट तो करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट हुकूमत ने देनी है, अपॉर्चुनिटीज हुकूमत ने देनी है, और उसमें एक सपोर्ट जो है वो भी हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए। और जैसे अभी मिर्जा इख्तियार बेग साहब कह रहे थे जी कि अब 2-3 महीने में तो हमें जो है वो एक रिलीफ मिल गया, लेकिन अब हमें मुश्किल पेश आ रही है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या ठीक। बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके लिए बगैर कुछ कमाए हुए तनख्वाहें देना जो है अपने मुलाजमीन को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो आबिद एक दो सुलेरी तीन साहब, महीने आपकी की जानिब बात हो आऊंगा तो वो कि ठीक आबिद है, सुलेरी साहब आप क्या लेकिन कहेंगे अभी कि सर्वाइवल किस तरह से मुमकिन है? आपने देखा कि अहमद जवाद साहब ने कहा कि हुकूमत की कोई इनकम ही नहीं है, और देखें लॉकडाउन की वजह से रेवेन्यूज नहीं जनरेट हुए, टैक्स कलेक्शन नहीं हुई, और जब हुकूमत की इनकम नहीं है तो फिर हुकूमत किस तरह से आगे रिलीफ फराहम कर सकेगी? और इस बजट की बात की जाए तो खुशखबरी और रिलीफ का उन्होंने नहीं कहा, और उन्होंने कहा सर्वाइवल की तरफ जाएंगे। अब इस सर्वाइवल की अगर बात करें तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अभी मौजूद हैं जिससे हम एटलीस्ट सर्वाइव जरूर कर सकते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही प्रॉब्लम का शिकार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल रिसेशन, आलमी के साथ बाजारी जो है उसको सामना करना पड़ रहा है। जो आलमी मालियाती इदारे हैं उन्होंने 3 तरह के चैलेंजेस की जो है वार्निंग दी। एक तो पेंडेमिक है, दूसरा ग्लोबल रिसेशन, और तीसरा फूड क्राइसिस। पाकिस्तान की अगर इस वक्त मैं एक कंपैरेटिव देखूं, जो पॉजिटिव हमारे पास इस वक्त चीज़ है तो वो ये है कि हमारी 90% गज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो हमारे मुल्की रिसोर्सेज से पूरी हो रही हैं। अगर अगले बजट की बात की जाए तो उसमें 3 हिस्से मैं समझता हूँ कि होने चाहिए। बहुत क्लियरली एक्सपेंडिचर्स की यहाँ पे बात आती है। पहला जो हिस्सा है वो तो है हेल्थ रिलेटेड, इस पेंडेमिक को कंटेन करने के लिए जो आप, और उसको ट्रीट करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है। दूसरा जो है जिसकी तरफ मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने इशारा किया और अहमद जवाद साहब ने भी उसको तायद की, वो है सोशल प्रोटेक्शन, जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उनको किस तरीके से मजबूत बनाया जाएगा। और वो खा इंडस्ट्री की बात करें या आप SMEs की बात करें, एहसास प्रोग्राम के तहत जो मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स की गई थी, मेरा ख्याल है कि उसमें से बहुत सी अनाउंसमेंट्स ऐसी होंगी जो उनको अब फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी 1.2 ट्रिलियन के लगभग जो वज़ीर आज़म ने अनाउंसमेंट्स की हैं वो सारी की सारी मौजूदा माली साल में उनका इतलाक नहीं होता। उनमें से बहुत सी ऐसी होंगी जो कि रोल ओवर होंगी और वो उस नेक्स्ट फाइनेंस बजट का हिस्सा बनेंगी। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कंपोनेंट एक्सपेंडिचर का आता है वो आएगा हमारा एग्रीकल्चर पे, कि एग्रीकल्चर को हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, फूड सप्लाई चेन को कैसे मजबूत बना सकते हैं, जो इस वक्त फार्मर को डायरेक्ट जो है वो रिलीफ वो कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, खा वो इनपुट्स की शक्ल में हो, बीजों की शक्ल में, खाद की शक्ल में, टाइमली जो पेस्टिसाइड्स की शक्ल में। और सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो लोकस का अटैक आ गया है, यानी बाकी ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे कि सिर्फ यही 3 प्रॉब्लम है। पाकिस्तान और बहुत से ममालिक यहाँ पे कि डेजर्ट मौजूद है और गर्मी भी मौजूद है, खा वो अफ्रीका के डेजर्ट्स हैं या वो मिडल ईस्ट के हैं, ईरान के हैं या पाकिस्तान, इंडिया। तो यहाँ पे लोकस का अटैक जो है वो भी एक मेजर चैलेंज के तौर पे सामने आ रहा है। और यकीनी तौर पे लोकस पे टाइमली काबू पाना जो है वो इस वक्त एग्रीकल्चर को बचाएगा, क्योंकि खरीफ की जो फसलें जो कि मौसम गर्मा में काश्त की जाती हैं, कपास है, शुगर केन है, राइस है, और उसमें जो मेज़ वगैरह है वो डायरेक्टली लोकस से अफेक्ट होंगे। तो एक्सपेंडिचर साइड पे तो इन 3 चीज़ों पे काबू के लिए पैसे निकालना ज़रूरी है। अब रही बात कि पैसे आएंगे कहाँ से, ये पैसे जो है इस वक्त आपको IMF से एक रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के तहत $1.4 बिलियन जो है वो मिला है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक, ADB, US गवर्नमेंट, कैनेडियंस, डिफेड, ये सब कुछ ना कुछ अमदाद इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि ये शायद हमारी आखिरी अमदाद होगी। सर वही क्वेश्चन आपसे करूंगा। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं कि ये कब तक ये इमदाद हमें आती रहेगी, और जैसे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने कहा कि मई के बाद क्या होगा। इसके साथ हम ये भी ब्रेक से वापस आके जानेंगे कि जो अशिया खुर्दोनोश है, क्या इन पर टैक्स की शरह में इजाफा किया जाएगा या इस हवाले से टैक्स की शरह क्या तय पाएगी। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। और नया आने वाला बजट कैसा होगा, हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कोरोना वबा के दिन हैं और इन दिनों में मुश्किलात का सामना है, हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की जानिब मैं जाऊँगा। मिर्ज़ा साहब, आपने कहा कि मई तक थोड़ा सा रिलीफ है हमें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कर्ज़े भी दिए गए हैं और फिर वो आपको पता है कि 3% इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को कहा गया कि डेफर्ड पेमेंट्स का भी कहा गया। लेकिन अब मई के बाद आप क्या सूरत हाल देखते हैं? अगर, क्योंकि ये हमें अगर अपेरेंटली देखें तो ये सूरत हाल तो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है और हम ये देख रहे हैं कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं मार्केट में आती तो हालात इसी तरह रहेंगे और वैक्सीन आने के चांस अभी हम करीब में देख नहीं रहे हैं। तो क्या क्या समझते हैं मई के बाद किस तरफ जाएंगे? क्या मज़ीद जो है बेरोज़गारी होगी? देखिए, पहली चीज़ तो है कि वैक्सीन को भूल जाएं। 18 महीने का एक प्रोसेस है, कम से कम और चाहिए। तो वो तो हम ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना वेट कर सकते हैं, ना हमारी कैपेसिटी है वेट करने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो तेज़ी से फैल रहा है, कल मेरी चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह साहब से और उनके कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर्स, जिसमें नासिर हुसैन साहब भी थे, सईद गनी भी थे और हमारे साथ सलीम मांडवी वाला भी थे, वाइस चेयरमैन सेनेट के जो हैं, और दरीजो साहब थे। तो वहाँ पे ये बात हुई है। मैंने उनसे पूछा क्या ये बात सही है कि आगा खां और दूसरे अस्पतालों में अब कोई जगह नहीं है और वो वापस भेज रहे हैं पेशेंट्स को? तो वो चुप होकर मेरी तरफ देख के उन्होंने कहा ये बात सही है। और ये मेरा जुमला सब कुछ बतलाने को तैयार है। लिहाजा हमने अब बहुत ही ज़्यादा एहतियात और बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से चलना है। एक तरफ तो हमने माशी तौर पे मैंने बतला दिया कि मई के बाद हमारे पास अपने पास से कुछ देना उन सनतों को जो नहीं चल रही हों या उन मुलाजमों को जो डेली वेजर्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या काम करने नहीं आ रहे, छुट्टियों पे भेज दिए गए हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि बाहर से भी पेमेंटें भी कम आ रही हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर भी होल्ड ऑन हुए हैं और कैश फ्लो चोक हुआ। ये हुकूमत की मेहरबानी है। FBR के ख़ास तौर से नौशीन अमजद को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने रिफ़ंड जो हैं वो 70-80 बिलियन के दिए हैं। स्टेट बैंक ने भी DLTL दिया है, तो उससे हमें एक ऑक्सीजन मिल गई है। बट ये इसके आगे के लिए अंधेरा है। अब सवाल है कि हमने करना क्या है। देखिए, ये बजट जो है इसमें तो खुदारा आप उन सेक्टर को ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज़ दें और इंसेंटिव्स के साथ दें जिसमें आप समझते हैं कि हमारा अपना मुकामी एक्सपर्टीज़ है। और वो मुझे बहुत खुशी है, मेरे दोनों काबिल साथियों ने मुझसे इत्तेफाक किया उन सेक्टर्स का जो मैंने एग्रीकल्चर के साथ आइडेंटिफाई करें। दूसरी चीज़ जो है टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अब क्योंकि हमारे ऑर्डर नहीं थे, हमारी 20-25% प्रोडक्शन थी, तो हमने अपनी मशीनों के ऊपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट जिसमें गाउन्स हैं, एप्रल हैं, जिसमें मास्क हैं, जिसमें ग्लव्स हैं, ये तमाम चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं। और ये इसमें मटेरियल जो यूज़ हो रहा है वो वर्ल्ड क्लास मटेरियल है जो दुनिया की स्टैंडर्ड्स हैं उनके FDA के, वो पूरा कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब, इसमें इंटरनेशनल मार्केट से आप लोगों को कोई ऑर्डर्स वगैरह आए हैं इस सिलसिले में? जी, वहाँ पे मैं आ रहा हूँ। आपको सुन के खुशी होगी और फ़ख्र भी होगा कि अमेरिका में एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं हमारे पास, यूरोप से एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, वहाँ हमारे पाकिस्तानी जो मेडिकल जिनकी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, डॉक्टर सुलेमान कासिम, ये उन लोगों ने अब चाइना से लेते थे, वो हमारे यहाँ से बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ दो चीज़ों का इशू है। एक तो एक्सपोर्ट, भाई अल्लाह के वास्ते पे रज़ाक दाऊद साहब जल्दी से खोल दें। आपके ND नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो चेयरमैन से बात हुई है और वो कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे पास एनफ है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा हैं ये चीज़ें, तो एक्सपोर्ट करें। जब दूसरी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है तो ये चीज़ें एक्सपोर्ट हो, पैसा वहाँ पे है। दूसरी चीज़ है इसमें आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है बायर की, वो है एक्रीडेशन, वो सर्टिफिकेशन मांगते हैं। अब इंटरटेक SGS जो हैं वो $3,000-4,000 एक सर्टिफिकेट इशू करने के करते हैं। या तो हुकूमत को वो सब्सिडाइज करें, शेयर करें 50-60-70% कि जी उन सर्टिफिकेट को जो बायर मांग रहा है, इन आइटम के जो पहली बार पाकिस्तान से जा रहे हैं, एक नई मार्केट खुल रही है और मिलियंस ऑफ डॉलर के ऑर्डर हैं और उन्होंने हमारी क्वालिटी अप्रूव कर चुके हैं, हमारे स्टैंडर्ड अप्रूव कर चुके हैं, स्पेसिफिकेशन पे हम उनके उतरते हैं। एक तो हमें सर्टिफिकेशन और एक्रीडेशन के लिए मदद करें और दूसरे
ऐसा और इशू कराएं, ईद के बाद आएगा, ईद के बाद आएगा। ईद भी आ गई है, अब बकर ईद और मुहर्रम के बाद नहीं ठीक वेट हो कर गया। सकते। मैं ईद के अहमद बाद जवाद नहीं, साहब ईद की के बाद जानिब एक दो दिन जाऊंगा। में। अहमद जवाद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये तमाम कंडीशंस के हमारे हॉस्पिटल्स अब फुल होते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं लेकिन पेशेंट्स की तादाद इंक्रीज़ हो रही है। दूसरी जानिब देखें तो मईशत की अगर बात की जाए तो बिजनेसमैन हमारे कहते नज़र आ रहे हैं कि मई तक हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तमाम हालात में लॉकडाउन का फ़ैसला है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या लॉकडाउन दोबारा से हमें इम्पोज करना पड़ेगा ताकि केसेस को रोक सकें? लेकिन अगर लॉकडाउन हम इम्पोज करते हैं फिर मईशत की एक बिगड़ती सूरत हाल हमारे सामने नज़र आती है, तो हम इक्विलिब्रियम कैसे कायम कर सकते हैं? देखें, जो बैलेंस है वो तो को एग्जिस्टेंस के साथ ही आएगा। मैं अब ये नहीं कह सकता, बल्कि कोई भी नहीं कह सकता कि कोरोना को काबू पाने में कितना टाइम लगेगा। अगर इसके एपिसेंटर्स हम देखें तो उसमें चाइना एक बड़ी एक्सेप्शनल एग्जांपल है और कुछ और कंट्रीज जिन्होंने इसको बड़ी जल्दी इसके ऊपर काबू पा लिया और उनके मुल्क में अब तमाम इंडस्ट्रीज बिजनेस जो है वो फंक्शनल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यूरोप को देखते हैं तो उसको अभी तक उसकी सूरत हाल जो है वो वाजे नहीं है, वो उसी तरह से मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। और अब ये एपिसेंटर जो है ये साउथ अमेरिका में और हमारे साउथ एशिया में अब ये शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा। अब पाकिस्तान इस वक्त जो है दुनिया में 18वें नंबर पे तकरीबन आ चुका हुआ है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान कोई 15वें नंबर तक आ जाएगा। और इसी तरह से इंडिया की सूरत हाल जो है वो भी बड़ी तेजी से वहाँ पे कोरोना फैल रहा है। तो ये अब कोई एक महीने का कोई रेसिपी नहीं है, ये तो अब एक लंबी जंग है और इसका हल तो अब को एग्जिस्टेंस में ही है। और मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन से ज़्यादा अगर हम इसके हवाले से कुछ कानून में सख्ती लेके आएँ, जैसे कि मास्क पहनना लाजमी हो। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कतर में तो 6 साल 3 साल पता नहीं कैद दे देते हैं अगर मास्क ना पहना हो, और बाकी कंट्रीज में भी हमें इसके ऊपर सख्ती करके ताकि काम भी करें और अपने आप को बचा भी सकें। अहमद जवाद साहब, आप पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, तो आपके पास क्या इतलात हैं कि एक तो इजलास होने जा रहा है जिसमें इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर अनाउंस करेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर क्या वाइब्स हैं? आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन दोबारा लॉकडाउन की तरफ मुल्क जाएगा? देखिए, लॉकडाउन का प्रेशर बहुत रहता है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा सलूशन कोई नहीं और किसी के पास कि अगर कोरोना बढ़ना शुरू होता है तो लॉकडाउन कर दें, उसके बाद जब इकोनॉमी सफोकेट होने लगे तो लॉकडाउन खोल दें। तो ये एक किस्म की हम दो डेवल्स हैं, एक साइड पे इकोनॉमी है और एक साइड पे कोरोना है। तो कोरोना से बचते हैं तो इकोनॉमी पकड़ लेती है, इकोनॉमी से निकलने की कोशिश करते हैं तो कोरोना पकड़ लेता है। तो ये कोई आसान फैसला नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल कोरोना के नंबर ऑफ पेशेंट्स की और जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में मेरा जो असेसमेंट है इसमें काफी ज्यादा इजाफा होगा, तो हो सकता है कि एक दफा फिर हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। आबिद लहरी साहब, आपकी जाने पाऊंगा, न्यू केसेस की अगर बात की जाए, पाकिस्तान आज मैं जो देख रहा था तीसरे नंबर पे है जिसमें न्यू केसेस 2000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे पास। अब अगर ये लॉकडाउन की स्ट्रेटजी को दोबारा अपनाया जाता है या लॉकडाउन इम्पोज किया जाता है, इसके फिर मईशत पे असरात होंगे, और इस लॉकडाउन के डिसीजन को हुकूमत के आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये लाइव्स और लाइवलीहुड के दरमियान एक बैटल है, आपको चुनना है। इशू लॉकडाउन जो है ये किसी भी मुल्क में अभी तक इस डिजीज़ को कंट्रोल करने का जरिया नहीं बना है। लॉकडाउन टाइम बाई करने की एक स्ट्रेटजी है कि हुकूमत जो है उसमें अपनी तैयारी जो है वो कर ले। पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर को अगर बेहतर बनाना है तो वो बेहतर बना ले, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को बेहतर बनाना है तो वो बेहतर कर ले, लोगों को अवेयर करना है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और बाकी एहतियाती तदाबीर के बारे में तो वो कर ले। तो लॉकडाउन को हमें इस सेंस में लेना चाहिए कि गाहे बगाहे शायद हुकूमत जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, उसमें अपनी तैयारी करेगी और जब वो समझे कि उसकी तैयारी हो गई है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दे। उसके बाद जब दोबारा प्रेशर आएगा तो फिर उस तरफ चली जाएगी। तो ये सिलसिला जो है ये पाकिस्तान जैसी मईशत में ये तो जारी रहेगा। असल जो इशू है वो मैं देख रहा हूँ कि अभी तक कोविड या कोरोना जो है ये एक
शहरी बीमारी के तौर पे था। अब अल्लाह ना करे कि ये ईद की छुट्टियों में जो लोग आबाई इलाकों में गए, अपने देहातों की तरफ गए हैं, अब वहाँ पे अगर इसका स्प्रेड शुरू हो गया तो यकीनी तौर पे पंजाब समेत किसी भी सूबे के जो दही इलाके हैं मेजॉरिटी, वहाँ पे ये कैपेसिटी नहीं कि इस डिजीज़ को अर्ली डिटेक्ट किया जा सके या इसकी स्क्रीनिंग की जा सके। वहाँ पे तभी पता चलेगा जबकि पूरा का पूरा गांव खुदा खास्ता उसमें मुब्तला हो चुका होगा। तो उसकी तरफ हमें थोड़ी सी इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है। अर्बन एरियाज जो है वो कंपैरेटिवली इस वक्त वहाँ पे आपके पास कैपेसिटी मौजूद है, हुकूमत के पास ये ऑप्शन बहरहाल है, जैसे कि बाकी बहुत से ममालिक में कि जहाँ पे उनको ज़रूरी लगा उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इस चीज़ पे मजबूर किया कि वो अपने हॉस्पिटल्स, उनको उन्होंने पेमेंट की लेकिन उनको कोरोना हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो पाकिस्तान के पास भी ज़ाहिर है ये ऑप्शन ज़िंदगियाँ बचाने के लिए बहरहाल मौजूद है कि अगर खुदा न खास्ता पब्लिक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे सहूलियात बिल्कुल नापैद होना शुरू हो जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको कोरोना में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और हुकूमत उनकी पेमेंट करना शुरू करे। लेकिन SOPs पे अमल दरामद करना बहरहाल शहरियों की अपनी जिम्मेदारी है और ये समाजी रवैया इस वक्त बदलने की ज़रूरत है जिसको कि हमें एजुकेट करना है। जाहिर है जिन लोगों का घर से बाहर निकले बगैर घर का चूल्हा नहीं जलता उनको घर से बाहर जाना होगा, लेकिन बाकी जो मेल जोल है इस वक्त उससे गैर ज़रूरी मेल जोल से एतराज़ करना पड़ेगा हमें। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद हमारे जैसे माशरों में आते आते आएगी। इस पे हुकूमत और मीडिया और सोशल मीडिया सबको अपने तौर पे एजुकेट करना है कि पैनिक फैलाए बगैर हम किस तरीके से महफूज रह सकते हैं। मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। आपने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का बताया, काफ़ी ज़्यादा शोबों का बताया जहाँ पे हुकूमत को चाहिए वो इंसेंटिव दे, लेकिन अगर बज़ाहिर देखा जाए जो हमारे पास इतलात भी आ रही हैं, हुकूमत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तामीराती सनत को इंसेंटिव देने में, और हमारी इतलात के मुताबिक 200 अरब से ज़्यादा का फ़ंड उसके लिए मुख्तस किया गया है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं बड़ी कैंडिड बात करता आया हूँ पूरी ज़िंदगी और आज भी मैं आपसे बिल्कुल कैंडिड बात करूँगा। आवाज़ शायद ये तामीरात का शोबा कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को किसी हद तक कैटलिस्ट कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन ये डिमांड तो नहीं क्रिएट कर रहा है। इस वक्त लोगों के पास फंड्स तो नहीं है नए मकानात लें या बुक कराएं जाके या किस्तें दें उनकी। तो डिमांड साइड जब नहीं बढ़ेगी और सप्लाई साइड में चले आप एक्टिविटी लाके लोगों को एक माशी सरगर्मी को आप तेज़ कर रहे हैं, वो कर लेंगे, लेकिन आगे डिमांड साइड भी इसकी बढ़नी चाहिए। लेकिन मिर्ज़ा साहब, इधर मसला तो ये आता है कि इमरान खान साहब ने आने से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले जिस चीज़ की हाइप क्रिएट की थी, एक तो वो थी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, दूसरा उन्होंने फिर मकानात की बात की थी। तो आप क्या समझते हैं कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी इसमें शामिल है इस डिसीजन में? देखिए, मेरी जो नीयत पे शक नहीं है, मैं क्योंकि इकनॉमिक्स स्टूडेंट हूँ, बिजनेसमैन हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, सुबह दोपहर शाम कॉलम वगैरह मेरे पढ़ते होंगे आप इकनॉमिक के, लिहाजा मैं सीधी बात करता हूँ। ये अच्छा किया कि उन्होंने इस शोबे को, बिकॉज इससे 30-40 शोबे मुंसलिक हैं और तामीरात का शोबा जब एक्टिव होता है तो ये बाकी शोबे भी हरकत में आते हैं। ये अच्छी बात है, जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन साथ साथ उसका एक दूसरा विंग, एक बाजू जोड़ना है, और वो बाजू ये है कि आपको डिमांड साइड भी बढ़ानी होगी। आपको बैंकों से फ़ौरन ऐसी स्कीम बनाएं जिसमें मॉर्गेज फाइनेंसिंग 5% पे 4% के ऊपर हो, जिसमें लोग लेके मकान बुक कराएं या अपना डाउन पेमेंट दे सकें। तो डिमांड साइड जब बढ़ेगी तो बनाने वाले की हिम्मत होगी, पैसा आएगा तो साइकिल चलेगा। फ्लोर बनेंगे 30 से 4 से 5 फिर 10 फिर 15, तो ये एक साइकिल होता है। आपने सप्लाई साइड तो कर दी, बट डिमांड साइड तो भी है, आपने विसी रफ्तार से उसको एक्सेलरेट करना है, पुश करना है। मिर्ज़ा साहब, आप क्या समझते हैं इस डिमांड साइड की तरफ हुकूमत हमें जाती नज़र आ रही है? क्योंकि जो आपने बात की है, बज़ाहिर हम देखते हैं कि पैसा तो लोगों के पास इस टाइम नहीं है, और दूसरा बात है जिनके पास पैसा है उन्होंने भी निकालना अभी नहीं है। जी जी बिल्कुल, आप इस वक्त जाएंगे नए मकान बुक कराने, आप चाहेंगे घर से 10 लाख का एडवांस दे दें उस पैसे के लिए जो आपके बच्चों की फीसें भी नहीं दे पा रहा है, नहीं, लिहाजा उस शोबे में वो रिस्पांस नहीं आएगा। अल्लाह ना करे ये सही हो जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन एज ए बिजनेसमैन, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी,
मैं ये देख रहा हूँ। लिहाजा क्योंकि हमारे यहाँ तो कैश लेने की एक प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन है, गाड़ी कैश से लेते हैं, मकान, और अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो बाहर तो गाड़ियाँ भी फाइनेंसिंग होती हैं। आज रोलेक्स दुबई में और लंदन में बिक रही हैं जो फाइनेंसिंग थी, और वो लोग वापस कर रहे हैं क्योंकि अदायगियाँ नहीं हो सकती। हमारे यहाँ मकानों के लिए इस सिस्टम को, मॉर्गेज फाइनेंसिंग को प्रमोट करना होगा, सस्ती चीपर फाइनेंसिंग लानी होगी, 4-5% के ऊपर 18-20% हाउस फाइनेंसिंग की नहीं, तो फिर जाके ये चीज़ जो एक अच्छी स्पिरिट है, जो अच्छी नीयत है, और मैं कभी भी नीयतों पे शक नहीं करता, लेकिन उसका आगे का हिस्सा मुंसलिक नहीं है, एक बाजू, एक आम जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है, लिहाजा वो नताइज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया नाज़रीन, हम एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम जिक्र करेंगे कि आटे की कीमतों में इजाफा हो गया और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का क्या तनाज़ा चल रहा है। अहमद जवाद साहब से जानने की कोशिश करेंगे। 120 रुपये बताया जा रहा है कि आटे की कीमत में इजाफा किया गया है 20 किलो के थैले पे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, फिर इस पे बात करते हैं और इसका जिक्र करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या जो है बजट में रिलीफ फराम किया जाएगा, और इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन पुट किया कि जो आटे की कीमतें हैं उनको जो है बढ़ा दिया गया है, वो क्या वजह है, क्या तनाज़ा है, वो अहमद जवाद साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम बजट पे बात करें, हम बजट पे आवाम को किस तरह से रिलीफ होगा वो तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन आटे की कीमतों का हवाले से अपोजिशन यानी सही कहती है ना आपके पास विजन है, ना आपकी कोई पॉलिसी है। ये तो अभी बजट आया नहीं है, इससे पहले ये तनाज़ा खड़ा हो गया और लोग अभी भी कह रहे हैं कि उनकी मुश्किलात में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। आटा बुनियादी चीज़ है जिसे अशिया खुर्दोनोश में से आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस तमाम चीज़ पर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर हम सिर्फ कोरोना की सूरत हाल को सामने रखें कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका जो गरीब तबका कह लें या लोअर मिडिल क्लास कह लें, उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इस मौके के ऊपर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी कीमतों को हर सूरत में कंट्रोल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जबकि पाकिस्तान जो है वो फूड के मामले में इंडिजिनसली इंडिपेंडेंट है, तो इसमें कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि इसकी प्राइसेस को बढ़ना नहीं चाहिए। और एक हमारे यहाँ वीट क्राइसिस का जो या प्राइसेस का इशू है, वो अफगानिस्तान में जो वीट की स्मगलिंग है वो एक बड़ा फैक्टर आमतौर पे होता है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इस पे हुकूमत बड़ा सख्त नोटिस लेगी और बड़ी जल्दी इनकी प्राइसेस को कंट्रोल किया जाएगा। जवाद साहब, हुकूमत सख्त नोटिस लेती है, फिर इंक्वायरी भी होती है, फिर रिपोर्ट भी उसके बाद आती है, और फिर हम देखते हैं कि उस रिपोर्ट के आने के बाद आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता। या तो चीनी की कीमत वापस 65 रुपये पे आ जाती तो आवाम खुश हो जाते, या फिर जो ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सज़ा मिल जाती, आवाम किसी ना किसी हद तक मुतमईन हो जाते। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स आती हैं, इंक्वायरी होती है, लेकिन उसका खातिर खा आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सर ये किस तरह से एड्रेस करेंगे? पहले चीनी का था, अब आटे की तरफ जा रहे हैं, कल कुछ चीज़ें मज़ीद बढ़ जाएंगी। पीटीआई ये मंशूर लेके आई थी कि जब हम आवाम के सामने आएंगे, जब हम हुकूमत में आएंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहले से बेहतर हुकूमत होगी। फिर अपोजिशन आप लोगों पर तनकीद करती है तो आप कहते हैं नहीं, हमारी गाड़ी सही चल रही है। देखें, चीनी के हवाले से ही बात कर लेते हैं। चीनी के हवाले से जो अब रिपोर्ट आई है, तो ये तो बात सबको समझ आ गई है कि पाकिस्तान में चीनी का माफिया किस तरीके से काम कर रहा था। अब चाहे उसका ताल्लुक जो है पीटीआई के लोगों से हो या पीएमएलएन के लोगों से हो या पीपल्स पार्टी के लोगों से हो, तो एक जुर्रतमंदाना फैसला तो किया गया पीटीआई की हुकूमत ने कि इस माफिया को, जो कि पहले कभी, ये जो आपको सारी एक्सप्लेनेशन जो है इस रिपोर्ट में दी गई है कि किस तरीके से शुगर माफिया जो है वो कैसे एक सट्टाबाजी के तर्ज के ऊपर काम करता था, किस तरीके से वो सब्सिडी हासिल करते थे, किन किन लोगों ने सब्सिडी हासिल की। देखें, ये एक पहला कदम है उस माफिया या उस रीजन जिसकी वजह से
चीनी का बहरान पाकिस्तान में बार बार होता रहा हुआ है, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इससे अगला कदम ये है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है और इनको अकाउंटेबल कैसे करना है। उसमें अकाउंटेबल जो है वो तो जुडिशरी का काम है। अब इस कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पे अदालतों में कैसे ये केसेस चलते हैं और उनके ऊपर क्या फैसला होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जो रेगुलेशंस हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। सर एग्जैक्टली मैं इसी जैसे पॉइंट अब पे आ रहा हूँ कि आने वाले मतलब केसेस चलें, उनको सज़ा हो। आवाम को ज़्यादा कंसर्न ये है कि पहले चीनी का बहरान पैदा हुआ और फिर आटे का वो जो माफिया है वो भी सरगर्म शायद हो गया, या फ्लोर मिल्स की जानिब से जो रेट्स कहा गया कि नई फसल आने के बावजूद भी हमें महंगी मिल रही है। तो ये क्या वजूहात हैं? हुकूमत को रेगुलेशंस अपने चेक करने पड़ेंगे और कितना रेगुलेटेड ये सारा काम हो रहा है ये देखना पड़ेगा। आप नहीं समझते यहाँ पे हुकूमत लैग कर रही है? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बात आपने कही है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बुनियादी ज़रूरियात जो हैं जिसमें आटा और चीनी शामिल हैं, इसके ऊपर तो कोई किसी किस्म की भी माफ़ी नहीं है। अगर हुकूमत आटा और चीनी जैसी बुनियादी ज़रूरियात की कीमतों को कंट्रोल नहीं करेगी या उसकी सप्लाई को कंट्रोल नहीं करेगी तो इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसमें हम ये नहीं कह सकते जी कि ये माफिया है तो इसमें इसने ये कर दिया या अफगानिस्तान स्मगल हो गई। हमें उसकी जितने भी जो उसके ब्रीचेस हैं, जो भी उसके लीकेजेस हैं, उनको रोकना होगा, बंद करना होगा। नहीं भी माजी की हुकूमतों ने उनके ऊपर काम किया, लेकिन हमारे पास इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मैं इसको कोई जस्टिफाई नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पे चीनी और आटे और इसी तरह से दूसरी बुनियादी आप जस्टिफाई ना करें, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें। डू यू थिंक इट्स योर मिस्टेक? देखें, गलती अब जो इस मुल्क के अंदर एक सिस्टम है उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें जो बेहतरी लाने की कोशिश है वो भी जारी है। तो इसको ऐसा गलती तो नहीं, लेकिन मैं जिम्मेदारी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक हो गया सर, आप हुकूमत इस जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकती। एग्जैक्टली सर, वेरी राइट, वेरी राइट। बुनियादी जरूरियात की प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल ना हो या उनकी सप्लाई आबिद साहब आपकी जानिब आऊंगा। एक तो ये मुझे बताएं कि क्या नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे अब जो बजट आने वाला है। दूसरा ये बताएं कि पेट्रोल भी हम देख रहे हैं सस्ता हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सर आवाम परेशान है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, थोड़ी सी इस पर नज़र डालें हुकूमत भी, ताकि देखे। जी उससे पहले मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा आटे की कीमतों पे बात करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये एक टेम्पररी फिनोमेनन है। वो उसकी वजह ये हुई है कि हुकूमत अपने बफर स्टॉक्स जो है उनको पूरा करने के लिए, गंदम की फसल जो है वो ऑलरेडी हार्वेस्ट होके खरीदारी भी उसकी तकरीबन 60% से ज़्यादा हो चुकी है। और चूँकि हुकूमत को अपने बफर स्टॉक्स जो हैं वो पूरे करने चाहिए थे इस एमरजेंसी में, उसकी वजह से दफ़ा 144 लगा के वो जो प्राइवेट फ्लोर मिल्स और जो मिलर्स डायरेक्ट गंदम खरीदते थे, इस वक्त उन पे चूंकि पाबंदी है और उनको सप्लाई की शॉर्टेज का सामना है और इस वजह से आटे की कीमत में इजाफा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो ही ये हुकूमत की प्रोक्योरमेंट ड्राइव खत्म होती है और ये बफर स्टॉक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये कीमत जो है ये नॉर्मल आ जानी चाहिए। और अगर उस वक्त नॉर्मल नहीं आएगी तो वहाँ पे यकीनी तौर पर जो हुकूमत के इंतजामी अदारे हैं उनकी नाअहली होगी। लेकिन जो फिलहाल जो कीमतें हैं ये आर्जी हैं, जो इंक्रीज है। रही बात जो नेक्स्ट बजट के टैक्सेस की, देखिए इस साल में आल्दो के कोरोना से इफेक्ट हुआ ये जो इसका लास्ट क्वार्टर था, लेकिन फिर भी तकरीबन 3900 अरब रुपए के लगभग रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा एफपीआर कर रहा होगा, जो कि इससे पिछले साल के रेवेन्यू से तकरीबन 10-12% उसमें ग्रोथ जो है वो देखने में आई है। और अगर हम इसी तरीके से देखते हैं तो अगले साल में हमें जो फोकस होगा वो एक तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो पेमेंट्स हैं उनकी तरफ हमें देखना होगा और दूसरा जो लूप होल्स हैं उनको प्लग करना होगा। आईएमएफ जो है वो इस वक्त फिस्कल स्लिपेज पे काफ़ी लीनियंट है, लेकिन दो चीज़ों पे वो लीनियंट नहीं होगी। एक है एनर्जी सर्कुलर डेट और दूसरा है लॉस मेकिंग प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनके खसारे। और यहाँ पे हुकूमत को इन लूप होल्स को प्लग करना होगा। खुशकिस्मती से आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो है वो रिकॉर्ड लो पे हैं, उनकी वजह से यकीनन हमारी रेमिटेंसेस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो हमें ये हो रहा होगा कि एनर्जी की कीमतें पाकिस्तान में सस्ती होंगी और ये एक अपॉर्चुनिटी है हुकूमत के लिए एनर्जी सर्कुलर डेट को कंपनसेट करने की
सारा रिलीफ पास ऑन भले ना करे, लेकिन एनर्जी सर्कुलर डेट जो है उसको खत्म करे। और पीआईए के हालिया क्रैश के बाद तो मेरा ख्याल है कि ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस जी आप जैसे अहमद जवाद साहब, मिर्जा साहब, हम सब लोग यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर पे हम लॉस मेकिंग जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको पालते भी जा रहे हैं और उनकी इनएफिशिएंसीज को भी बर्दाश्त करते जा रहे हैं। तो वहाँ पे यकीनन हुकूमत को अपना थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और अगर ये 2 मदों पे लॉसेस हम पूरे कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाला जो माली साल है ये कोई बहुत ज्यादा टफ होगा एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। इंटरेस्ट रेट जो है उसमें जब भी कमी होती है हुकूमत की अपनी जो डेट सर्विसिंग है वहां पे कुशन आ जाता है। पेट्रोलियम की प्राइसेस में कमी की वजह से इंपोर्ट आबिद एक्सपोर्ट साहब, जो है अभी हमारे पास इत्तलात ये आ रही है कि कम हो अगले हफ्ते मजीद कम होने जानी है पेट्रोलियम की प्राइसेस, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा महंगाई में कमी के हवाले से? यकीनी तौर पे इसमें इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी। तो इन्फ्लेशन जो है वो तो मैं सिंगल डिजिट में देख रहे हैं, एक तो डिमांड ना होने की वजह से, दूसरा पेट्रोलियम में कीमतें जो है उनमें कमी की वजह से। तो इन्फ्लेशन जो कम होती जाएगी, आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा होगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हुकूमत का जो डेट सर्विसिंग का कुशन है वहाँ पे हुकूमत को पास पैसे आ रहे होंगे कि वो उसको तरक्याती कामों पे लगाए। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त जो करने की ज़रूरत है वो हमें अपने गैर तरक्याती अखराजात कम करने हैं। और गैर तरक्याती अखराजात में जो 2 मेजर आपके हेड्स हैं वो हैं आपकी एनर्जी सर्कुलर डेट और वो है लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक हो गया। मिर्ज़ा साहब, आपकी जानिब आऊँगा कि हम देखते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस कम होती हैं लेकिन वो बेनिफिट आवाम तक पहुंचाना एक ज़िम्मेदारी होती है हुकूमत की और वो बेनिफिट आवाम तक पहुंचना चाहिए। पेट्रोल प्राइसेस कम हुई लेकिन ट्रांसपोर्ट के किराए हम देख रहे हैं कि वो कम नहीं हुए। तो क्या समझते हैं कि कहाँ पे लूप होल है जिसकी वजह से ये फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल नहीं हो सकता? यकीनन ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ लैकिंग है, जिसमें कमज़ोरी और नाकामी है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टर दूसरे दिन सुबह जो हैं उसकी कीमतें 10 रुपये, 12 रुपये, 9 रुपये बढ़ा देते हैं। और अब जब इतना मैसिव रिडक्शन हुआ है 15-15 रुपये का, और अभी मज़ीद पहली को होने जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, तो जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अपने किराए कम नहीं कर रहे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, इस पे सूबाई हुकूमतों को और मुतल्लिक़ा इदारों को यकीनन एक्शन लेना चाहिए। मैं 2 बात जो आबिद सुलैरी साहब ने कही बिल्कुल इंडोर्स करूँगा कि इस वक्त अगर हुकूमत ये 2 चीज़ें कर ले तो हमारे लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाती है। पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लॉसेस जो 1000 अरब रुपए सालाना तकरीबन पहुंच गए, और इसको चलाने के लिए अब तो उनकी चिमनी से धुआं भी नहीं निकल रहा है स्टील मिल के। इसमें स्टील मिल, पीआईए, रेलवे, वापडा जैसे इदारे हैं जो लॉस पे लॉस करते जा रहे हैं, गुड मनी फॉर बैड मनी आप डालते चले जा रहे हैं। उनको खुदा रोके ना, उसको आईएमएफ को कबूल है ना आपको। लेकिन मिर्ज़ा साहब, अनफॉर्चुनेटली उसमें इतनी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है कि हम वो कर नहीं पाते हैं। नहीं देखिए, माजी में भी आपको पता है ये तमाम चीजें होती रही हैं। देखिए, आपने वादा किया था जब हुकूमत बनी थी पहली स्पीच में बजट की प्राइवेटाइजेशन का कि हम इन्हें प्राइवेटाइज करेंगे। क्या करा आपने? 3 साल होने चले जा रहे हैं। उससे पहले हुकूमत का भी यही नारा था इसहाक डार का। क्या किया उन्होंने? 1000 अरब रुपए सालाना। आप कैसे गुड मनी फॉर बैड मनी कर सकते हैं? ये एक है। और दूसरे सर्कुलर डेट के लिए मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। उसमें आपको एक कम्प्रीहेंसिव मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा और उसके लिए आईपीपीज़ के साथ जो बातचीत हो रही है, लॉन्ग टर्म व्यूज़ लेके खुदारा मुल्क की सामलियत, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी उससे जुड़ी हुई है। इससे ज़्यादा मैं खुल के नहीं कह सकता। जो आपके सर्कुलर डेट हैं उसका वॉल्यूम जो है 1.4 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गया। कांट अफोर्ड। तो उसके लिए मुख्तलिफ नौइयत की अदर दैन चोरी, अदर दैन नॉन रिकवरी, अदर दैन अनएफिशिएंसी, कुंडा, बट दैन आईपीपीज़ भी उसमें एक इंस्ट्रूमेंटल है और उसके साथ मुज़ाकरात अल्लाह करे कामयाब हों तो ये मुल्क पे लोड बंद हो। तीसरी चीज़ जो डिस्काउंट रेट में हमेशा यही कहता था, खुदारा इसको कम करें। 1% जब डिस्काउंट रेट कम होता है तो 300 अरब रुपए आपके इंटरेस्ट पेमेंट कर्ज़ों की
वो कम हो जाती है। आपने 5% तक कम कराए, 8% पे आ गए, तो 1500-1600 अरब रुपए तो आपको जो ज़्यादा देने पड़े थे इजाफी मार्कअप की शरह में, ट्रेजरी बिल की सतह में बैंकों को प्रॉफिट्स हो रहा था, बाहर से हॉट मनी पे लोगों ने ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट किए थे, खुदा रहा वो रुक गया, और 1500-1600 अरब रुपए इज़ हेल लॉट ऑफ मनी। तो हमें बुरी सूरत हाल नहीं होगी इंशाल्लाह। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें भी हमारी कम हो रही हैं, हमारा मार्कअप भी कम हुआ है, हमें IMF ने भी रिलीफ दिया है रैपिड फाइनेंसिंग प्रोडक्ट ये पैकेज की तरफ से, G20 ने भी डेफर्ड करी हैं पेमेंट्स हैं, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी हमको फंडिंग कर रहा है, दीगर डोनर एजेंसीज भी सिंपैथेटिक हैं। तो अगर हम अपने कार्ड अच्छी तरह से प्ले करें तो आने वाला वक्त में हम बेहतर सूरत हाल में जा सकते हैं। आने वाले वक्त में बेहतर सूरत हाल कैसी होगी, किस तरह से मुमकिन होगी? हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट थे और अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे, अपनी राय दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ हज़रात का। नाज़रीन, हमने कोशिश की इस प्रोग्राम में डिस्कस करें कि आने वाला बजट कैसा होगा। इस मुश्किल दौर में जब हुकूमत को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं, हमने देखना है कि हुकूमत क्या आवाम को रिलीफ फराम करेगी। अगर रिलीफ फराम करेगी तो किस हद तक रिलीफ फराम करेगी, एक हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते हैं हुकूमत इसे किस तरह से एक्सेप्ट करती है और किस तरह से इस पर अमल दरामद करती है। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।